नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि हम लोग जो है 69 बीपीएससी पीटी के लिए ढे आईएएस संस्थान के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे थे, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से और बीमार हो जाने के चलते जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन अब जो है इसको आज से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी के तहत हम लोग आज ढे आईएएस संस्थान के तीसरे नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर पेपर है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करेंट अफेयर। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। पहला है, प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पहला कथन ये दे रखा है। दूसरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और तीसरा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। तो आप बताइए इनमें से कौन सी कथन सही है। प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसलिए यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। जबकि ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इसलिए कथन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये सही है। तीसरा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अधिक नहीं कम होगा, उतनी ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। पहला कथन दे रखा है कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। दूसरा दे रखा है ज्वाला का तापमान। तीसरा है ढक्कन का भार। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक जो है दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था की जाती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक जो है अधिक हो जाता है और प्रेशर कुकर के अंदर जो है उच्चतम तापमान ऊपर के ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन अर्थात ढक्कन के भार पर निर्भर करता है। इस प्रकार यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इसलिए हम जो है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इसलिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों ठंडा लगता है ये आपको बताना है। तो चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, क्योंकि जो है लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि जो है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है।
इसलिए यहाँ देखा जाता है कि प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी जो है कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो परम शून्य ताप क्या है? 5वें में दे रखा है परम शून्य तापमान क्या है। तो यहाँ पे 5वें का सही जवाब होगा परम शून्य जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है और परम शून्य तापमान को केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन जबकि सेल्सियस स्केल पर जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है एथेनॉल, दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल, तीसरा है मिथेनॉल। उपयुक्त में से स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो हिमरोधी के रूप में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल जो है स्वचालित इंजनों हेतु जो है हिमरोधी के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जब जो है जल के साथ जो है एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे जो है ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। इसका एक मुख्य कारण है। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, और दूसरा कथन है कि चाल एक अदिश राशि है, और तीसरा है कि त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, ये सही है। और दूसरा कथन है कि चाल एक अदिश राशि है और इसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी सही है। और त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत खोजना है ना तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस बार जो है बीपीएससी ने 69 बीपीएससी पीटी में ई ऑप्शन नहीं होगा, शायद सुनने में आ रहा है, ख़त्म कर दिया है आयोग ने। ठीक है, तो ये अब पेपर बन चुका है, तो अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ई ऑप्शन ख़त्म किया जा चुका है। लेकिन हम लोग ये ई ऑप्शन को भी लेके चलते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बिहार पे आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यंत्र दे रखा है, एक तरफ उनसे संबंधित प्रयोग दे रखे हैं। तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, और ओम मीटर का प्रयोग जो है विद्युत प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। इसके अलावा सूर्य की विकिरण को जो है सूर्य के विकिरण को पैरिलियोमीटर से मापा जाता है और ना कि हाइग्रोमीटर से, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सुमेलित नहीं है की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। वर्षा की बूंद निम्नलिखित में से किस कारण से गोलाकार होती है? तो बताना है वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार क्यों होती हैं। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण, सी ऑप्शन सही जवाब है। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है
वही जो है इसका पृष्ठीय तनाव कहलाता है। इसके अलावा एक गोलाकार आकार में पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना होता है, न्यूनतम होता है, और इस कारण से वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती हैं। हालांकि थोड़ा मेरी आवाज़ में डिफरेंस लगेगा, क्योंकि रीज़न है कि अभी काफ़ी लंबे समय तक मैं बीमार रहा हूँ, तो जो है थोड़ा सा वॉइस का इशू आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कि सपोर्ट करिए, ठीक है। बाकी क्लास जो है कंटिन्यू चलेंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो एक तरफ दे रखा है भौतिक राशियां और दूसरी तरफ उनसे संबंधित मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ये सही है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ये भी सही है। और विद्युत धारिता का जो है मात्रक जो है फैराडे होता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ तनाव दे रखा है और पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो 11वें में वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा जो है अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे जो है अपकेंद्री बल कहा जाता है। जैसे कि देखा जाता है कि कपड़ा साफ करने की मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इन्होंने तीन नियम दिए थे, न्यूटन के जो है 3 नियमों के तहत जो है उनमें से एक जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी है। तो यहाँ पे जो है न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर यह भी बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण जो है दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न जो है बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण, तो पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो यहाँ पे 14 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरा है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और तीसरा कथन है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। तो यहाँ पे बताना है कि 15 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे एक समांग माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे पहला कथन जो है सही हो जाएगा। जबकि दूसरा कथन देखते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह भी सही है। और जो है
सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि एक से अधिक सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे होते हैं, क्या होते हैं? तो वे होते हैं तरंग दैर्घ्य और वेग होते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो यहाँ पे जार्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 40, और ये जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो है 80 होता है, 80 से अधिक होता है। रेडियो एक्टिवता जो है इनमें प्रदर्शित होती है, जैसे कि देखा जाता है फ्रेंसियम का ऑप्शन दे रखा है, इसका जो है परमाणु क्रमांक होता है 87, और जबकि ट्रिटियम का होता है, जबकि ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इसलिए जो है ये दोनों जो है रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन जो है जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 19 का सही जवाब है। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। इसके अलावा दूसरा कथन दे रखा है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तीसरा कथन है कि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 20 को देखते हैं। तो नाभिकीय गुण है, पहला सही है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ना कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, इसलिए तीसरा सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो 21 का सही जवाब है वीवीआर सुब्रमण्यम को जो है नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है, और जो है इनको जो है नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जो योजना आयोग के को रिप्लेस करके आया था। और जो है नीति आयोग की अध्यक्षता जो है देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 22 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 22 का सही जवाब होगा। भारत रत्न और महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज की थी, और इसी दिन को महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जो है इसी खोज के चलते उन्हें 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और जो है इसलिए यहाँ पे सही जवाब बी ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, आईआईटी मद्रास में की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में
किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है क्रिस हिपकिंग ने जो है शपथ ली है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली जो है इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है, इनकोवैक। ए ऑप्शन इनकोवैक रखा गया है इसका नाम, और इसका निर्माण जो है भारत बायोटेक ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पे 26 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बाबर आजम को चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नेट साइवर को महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर और जो है महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा भारत की रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग वुमन क्रिकेट ऑफ द ईयर और जो है सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, INS वगीर नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की जो है पनडुब्बी वगीर को कमीशन किया है। मुंबई के मझगांव डाक जो है शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मैसर्स नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर इस पनडुब्बी का निर्माण किया है। इसके अलावा कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को पहले ही सौंपी जा चुकी हैं, और इस सबमरीन का निर्माण प्रोजेक्ट जो है 75 के तहत किया जा रहा है, और इसके तहत कलवरी श्रेणी की 6 और पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब होगा तो यहाँ पे 29 का सही जवाब होगा इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे 30 का सही जवाब क्या होगा? 30 का सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। उन्होंने 10वीं बार जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ग्रीक खिलाड़ी जो है स्टेफानोस को हराया है। यह उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके अलावा उनसे अधिक जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जो है 22 टाइटल जो है जीतने वाले जो है राफेल नडाल हैं, जिनकी उन्होंने बराबरी कर ली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब जो है बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो यहाँ पे 31 का सही जवाब क्या है? 31 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इंग्लैंड को हराकर जो है पहला T20 विश्व कप जीता है। और जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब क्या होगा? 32 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जर्मनी ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो है ये खेला गया और जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अमृत उद्यान रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो 34 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, आर बोनी ग्रेवियल को चुना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये जिला कौन सा है? कोल्लम जिला है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसकी घोषणा जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की और जो है इसके लिए एक कोल्लम में समारोह भी रखा गया था और इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पे 36 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, शुभमन गिल बने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। उन्होंने ये जो है दोहरा शतक जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है लगाया था और इसके तहत उन्होंने 19 चौके और 9 जो है छक्के लगाए और शुभमन गिल जो है दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले अब तक जो है सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन जो है इससे पहले ये कमाल कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे 37 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने समझौता किया है कि प्रतिवर्ष जो है 12 अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए जो है लाया जाएगा और चीतों को जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग जो है 85वीं है
तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो है जापान लगातार 5वें वर्ष भी टॉप पर है, यानी पहले पायदान पर है। इसके अलावा जो है सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब है, 39 का सही जवाब है ए ऑप्शन, AC चर्निया को जो है नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे 40 का सही जवाब है, 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को जो है 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इन्होंने जो है 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊर्ध्वपातन पदार्थ के उदाहरण है। उदाहरण कौन से हैं ऊर्ध्वपातन के, पहले समझ लेते हैं ऊर्ध्वपातन है क्या। जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस रूप से सीधे गैस रूप में बदल जाते हैं, इसे जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कि आयोडीन होता है, कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है और अमोनियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एटम में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जबकि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्ड स्टीन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 44 का सही जवाब क्या होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और एसिटिक अम्ल जो है संतरा और नींबू आदि में पाया जाता है। इसके अलावा इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का जो है अयस्क है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 13 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। दृष्टि दोष दे रखे हैं और उसको दूर करने के उपाय दे रखे हैं। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए जो है बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है, यानी उपयोग किया जाता है उसका, ना कि उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाता है। और जो है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस की जो है उपयोग किया जाता है। तो जो है ये जो है सही जवाब होगा। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस की जो है आवश्यकता होती है। ये भी सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो 47 का यहाँ पे सही जवाब होगा। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो है 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ध्वनि की चाल जो है ठोस में सबसे अधिक देखी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तो 48 का यहाँ पे सही जवाब है यूरेनियम 235 का उपयोग जो है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जबकि सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है सिलिका होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता व निकेल का मिश्र धातु है जो है
जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकल का मिश्र धातु है और जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है देश का पहला नागरिक निकाय बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस निगम द्वारा संचालित जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगा की सौर संयंत्र के लिए लगभग 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो 52 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कर्नाटका में किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। यह ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली होगी, जहां हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा और प्रधानमंत्री ने 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो यहाँ पे 53 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ब्राजील बना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है अंतर सरकारी गठबंधन है जिसमें जो है आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं और इसकी स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके अतिरिक्त जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो यहाँ पे 54 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रिकी केज ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है और इन्होंने ये जो है अवार्ड जो है तीसरी बार जीता है और जो है रिकी केज जो है 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। यह अवार्ड जो है प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम के भंडार कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में मिले हैं और जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जो है ये जो है लिथियम के भंडार मिले हैं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कहा है कि 5.9 मिलियन टन के लिथियम का जो है अनुमानित भंडार खोजा गया है। और इसके अलावा जो है बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1851 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 56 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तराखंड की झांकी को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो है झांकियाँ दूसरे और तीसरे क्रम पर रहीं। इसके अलावा जो है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है उत्तराखंड की झांकी का थीम क्या था? जो है मंदिर माला मिशन था, जिसके तहत मानस खंड था। इसके अलावा 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम जो है मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था, जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि हाल ही में किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 57 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की साल 2023 के लिए वार्षिक अध्यक्षता प्राप्त की है। यह संस्था किससे संबंधित है? तो ये संस्था जो है
पारंपरिक हथियारों की स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। भारत जो है 2017 में इस संस्था का सदस्य बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 59 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। इसके अलावा दूसरा है कि सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे और रक्त किरणें होती हैं। इसके अलावा तीसरा कथन है कि ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। अब आपको देखना है कि इनको देख के बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे 61 को देखते हैं। तो विद्युत बल्ब जो है टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। और इसकी खोज जो है बर्गमैन ने 1781 में की थी। 1781 में की थी। और इसका जो है गणनांक जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक जो है 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही है। और जो है दूसरा कथन है कि सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे और रक्त किरणें होती हैं, ये भी सही है। और तीसरा है जो है ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 63 का सही जवाब है किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट को किया जाता है, और जो है भारी जल को और साधारण जल को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है और यह भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और थोरियम का मुख्य स्रोत जो है मोनोजाइट है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक सही है। और ये जो है थोरियम जो है केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। और जो है गवर्नमेंट डाटा के अनुसार जो है लगभग जो है 4.5 लाख टन जो है थोरियम का भंडार जो है उपस्थित है भारत में। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय विखंडन है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। और तीसरा है कि सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो 65 को देख के बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
तो सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला जो है नाभिकीय संलयन है, ना कि विखंडन। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है तथा इसके भीतर का ताप करीब जो है 10 डिग्री केल्विन होता है। इतने अधिक ताप पर जो है हाइड्रोजन नाभिकों का जो है संलयन होता है, जिसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और इसके अतिरिक्त जो है तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये सही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नहीं बोला, नहीं के लिए बोला है, तो इसलिए यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बाकी दोनों सही है, ये गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा या कौन से अर्धचालक हैं? तो बताइए अर्धचालक कौन से हैं। तो पहले समझ लेते हैं अर्धचालक होते क्या हैं। तो ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें जो है अर्धचालक कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये जो है अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है, सही है। दूसरा है इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, यह भी सही है। तीसरा है ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतकों को प्रसारित किया जाता है, यह भी सही है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो नहीं के लिए पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो किसकी मिश्र धातु का होता है? तो यह जो है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और लैंप के तंतु में जो है सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है? तो यहाँ पे 69 का सही जवाब है, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कारण जो है वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए ओस के कण जो है वाष्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। स्पर्म लवण निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? स्पर्म लवण जो है मैग्नीशियम का लवण है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका जो है सूत्र क्या होता है? MgSO4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। पराश्रव तरंगों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह किरणों को नष्ट कर सकती है। दूसरा है कि कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तीसरा है कि इनका उपयोग जो है बीमारियों के उपयोग के लिए किया जा सकता है। तो 71 का यहाँ पे देखना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे लगभग तीनों ही कथन सही है, तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कोई सा भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे 72 का सही जवाब है, वे पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये ध्वनि तरंगे जो है रडार द्वारा प्रक्षेपित जो है प्रकाश तरंगों की भांति जो है मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद जो है उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। इसके कारण जो है चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित जो है रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते? इसका रीजन बताना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, तो दो व्यक्ति एक दूसरे की बात कैसे सुन पाएंगे? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सीटी स्कैन करने में निम्नलिखित में से प्रयोग में लाई जाने वाली
क्या प्रयोग में लाया जाता है, ये बताना है कि कौन सी तरंगी क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो 74 का यहाँ पे सही जवाब है कि जो है इसमें जो है एक्स जो है किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीटी स्कैन जो है में जो है एक्सरे परीक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं जो है रोगों का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। प्राकृतिक रबड़ जो है पेड़ों और लताओं के रस या रबड़ छील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। समय की इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई नहीं है, जबकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापन की इकाई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे 77 का सही जवाब है, यह न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार चलता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जो जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलता हुआ महसूस करता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे 78 का सही जवाब है सी ऑप्शन, क्योंकि साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही जो है केंद्रीय बल महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे 79 का सही जवाब है कि किसने कहा है। तो पहले ये समझ लेते हैं, तो यहाँ पे न्यूटन का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो है ई ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन ने बताया है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको जो है न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके किस चीज में। तो परिवर्तन आता है उसके जो है आयाम में परिवर्तन आता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तरंग का आयाम जो है इससे बदल जाता है और तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब किरण किसी चिकनी या चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो किरण का अधिकांश भाग जो है वापस लौट आता है, इसको परावर्तन कहा जाता है। इसके अलावा परिवर्तन की क्रिया में आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.4 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल जो है 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो यह हीरे के पृष्ठों पर बार बार परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती हैं। तो प्रकाश तरंगे जो हैं क्या होती हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो कैसे होता है। तो लाउड स्पीकर एक ऐसा तंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस जगत का सदस्य है। तो यहाँ पे 83 का सही जवाब है बैक्टीरिया मोनेरा जगत का सदस्य है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84,
किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? 84 में देखते हैं तो 84 का सही जवाब है सीसा संचायक जो है बैटरी आवेश का जो है संचयन करती है और सल्फ्यूरिक अम्ल में आवेश अधिक संचयन होता है, इसलिए सीसा संचायक बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, लव क्षण का चुंबकन जो है एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन का कारण जो है हटा लेने पर वह पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन दूध का खट्टा होना, धातु का संक्षारण, लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वे पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकते हैं, इसलिए लव क्षण का चुंबकन जो है एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 86 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। फ्लाई ऐश कोयले के दहन से उत्पन्न जो है वायु प्रदूषक है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक जैसी प्रमुख जहरीली भारी धातुओं के कण पाए जाते हैं। इसकी रोकथाम हेतु सामान्यतः इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। इसकी रोकथाम हेतु सामान्यतः इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो यहाँ पे 87 को हम देखते हैं तो 87 का यहाँ पे सही जवाब होगा ओम का नियम। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। किसी धात्विक चालक तार के सिरों के बीच जो है आरोपित विभवांतर होता है जो V होता है, तथा चालक में प्रभावित जो I होता है यानी धारा होती है के बीच संबंध स्थापित करने वाला नियम जो है ओम का नियम कहलाता है। ओम के नियम के अनुसार जो है यदि किसी चालक की भौतिक दशा जैसे कि ताप है स्थिर रहे तो चालक में प्रभावित धारा इसके सिरों पर जो है आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88। ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संरक्षण से जो है तात्पर्य है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न उसका विनाश किया जा सकता है। नेट ऊर्जा संरक्षित होती है और ऊर्जा के रूप में परिवर्तन किया जाता है जिसका अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न उसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा हाइड्रोजन ऊर्जा मुख्य जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो 90 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 91 का सही जवाब है कि इसके लिए जो है राइबोसोम जिम्मेदार है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ये जो है सेलुलर संरचनाएं हैं जिसमें आरएनए और प्रोटीन शामिल हैं और मैसेंजर जो आरएनए में जो है कूट की गई आनुवंशिकी जानकारी को प्रोटीन में अनुवाद करना भी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कोशिकाओं में एटीपी अणुओं के उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 92 का सही जवाब है डी ऑप्शन, क्योंकि जो है कोशिकाओं में एटीपी, ठीक है, एटीपी के उत्पादन में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण पौधों और कुछ बैक्टीरियाओं में एटीपी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ग्लाइकोलाइसिक और
क्रेब्स चक्र, जिसे साइट्रिक एसिड चक्र या TCA चक्र भी कहा जाता है, और पौधे और पशु कोशिकाओं द्वारा जो है इन दोनों को सम्मिलित करते हुए ATP उत्पादन में ये दोनों शामिल होते हैं। ये प्रक्रियाएं सेलुलर श्वसन का हिस्सा हैं, जो है ATP संश्लेषण के प्राथमिक तंत्र हैं। तो यहाँ पे जो है पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है? यहाँ पे 93 का सही जवाब है सी ऑप्शन, एकल गोलाकार गुणसूत्र जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की एक जो है विशिष्ट विशेषता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जिनमें जो है बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है में केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगकों की कमी होती है। इसके बजाय उनका DNA आमतौर पर साइटोप्लाज्म में एक गोलाकार गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 94 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कोशिका भित्ति इसके लिए जिम्मेदार है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। किस प्रकार का ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकने और आंतरिक अंगों को अस्तर देने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 95 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकने और आंतरिक अंगों को अस्तर देने के लिए जिम्मेदार है। यह सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है और अवशोषण, स्राव और संवेदना जैसे कार्यों में शामिल होता है। इसके अलावा उपकला ऊतक जो है बारीकी से पैक की गई कोशिकाओं से बना होता है और संवहनी होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रक्त वाहिकाओं की कमी होती है, लेकिन अंतर्निहित संयोजी ऊतक द्वारा पोषित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी जंतुओं की एक विशिष्ट विशेषता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति जो है, रीढ़ की हड्डी की जो है उपस्थिति जो है कशेरुकी की एक विशिष्ट विशेषता है, जिसे कशेरुक स्तंभ या रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जीवित प्राणियों को विभिन्न समुदायों में या समूहों में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 97 का सही जवाब है, 97 का सही जवाब क्या होगा? 97 का सही जवाब होगा निवास स्थान, प्रजनन का तरीका और पोषण पद्धति, और इसके अलावा अन्य भी कारण है, तो तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और अवशोषण द्वारा प्राप्त पोषण प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे 98 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कवक जगत जो है ऐसा है, जो है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं और अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें कवक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो यहाँ पे 99 का सही जवाब क्या होगा? 99 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, शंकु और बीज का उत्पादन जो है जिम्नोस्पर्म की जो है एक विशिष्ट जो है विशेषता है। जिम्नोस्पर्म पौधों का एक समूह है जो नग्न बीज धारण करता है, जिसका अर्थ ये होता है कि बीज एक फल के भीतर जो है संलग्न नहीं होते, इसके बजाय वे आमतौर पर शंकु या समान संरचनाओं में उत्पादित होते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में जो है चीड़ के पेड़, साथ ही जो है साइकैड, जिनकगो और जो है गनेटोफाइट्स जैसे शंकुधारी पेड़ जो है इसमें शामिल होते हैं। ये जो है इसका जो है मुख्य जो है उदाहरण है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान कर सकता है? तो यहाँ पे 100 का सही जवाब क्या होगा? खराब स्वच्छता प्रथाएं, दूषित भोजन और पानी और टीकाकरण की कमी जो है ये मुख्य कारण है जो संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान करते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ जीवन शैली का घटक नहीं है?
स्वस्थ जीवन शैली का घटक नहीं है, तो गतिशील जीवन शैली जो है स्वस्थ जीवन का घटक नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग का उदाहरण नहीं है? वेक्टर जनित रोग का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन क्षय रोग यानी टीबी का रोग जो है वेक्टर जनित रोग का उदाहरण नहीं है। टीबी एक जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है और मुख्य रूप से हवा के माध्यम से यह फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो जो है ये फैलता है। और वेक्टर जनित बीमारियां वे बीमारियां होती हैं जो संक्रमित वेक्टर के काटने से जो है मनुष्यों में फैलती है, जैसे मच्छर, टिक या जो है पिस्सू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक निवारक उपाय है? तो यहाँ पे 103 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन जो है संक्रामक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण, एंटीबायोटिक उपचार और संगरोध सभी जो है निकाय जो है उपचार है, निवारक उपचार हैं। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक विशिष्ट लक्षण है? तो यहाँ पे 104 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अलैंगिक प्रजनन की विशेषता ऐसी संतानों का उत्पादन है जो आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती हैं। यह विभिन्न तंत्रों के माध्यम से होती हैं, जैसे द्विआधारिक विखंडन, नवोदित या विखंडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो 105 को देखते हैं। तो 105 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अंडे का निषेचन जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है। अंडे का निषेचन जो है पुरुष प्रणाली का जो है प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है। निषेचन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष का एक शुक्राणु कोशिका जो है महिला के अंडाणु कोशिका के साथ मिलकर युग्मजन बनाता है। और निषेचन महिला प्रणाली में होता है, जिसमें जो है विशेष रूप से फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसके तहत जो है ये जो है निषेचन होता है महिला प्रजनन प्रणाली के तहत। इसके अलावा पुरुष प्रजनन प्रणाली शुक्राणु कोशिकाओं के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, अलैंगिक प्रजनन की किस विधि में मूल जीव के एक हिस्से का पृथक्करण शामिल होता है जो एक नए जीव में विकसित होता है? तो यहाँ पे देख के बताना है आपको। 106 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, पुनर्जनन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। पुनर्जनन में मूल जीव के एक हिस्से का पृथक्करण शामिल होता है जो एक नए व्यक्ति में विकसित होता है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है जो कुछ जीवों में देखा जाता है, जैसे कि स्टारफिश या फ्लैटवर्म की कुछ प्रजातियां हैं, उनमें ये जो है देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, यौवन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पे 107 का सही जवाब है एस्ट्रोजन जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एस्ट्रोजन जो है पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो है एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है जो महिला प्रजनन संरचनाओं और जो है माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए
जो जिम्मेदार हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा निर्मित होता है और चेहरे और शरीर के बालों के विकास, आवाज़ को गहरा करने और मांसपेशियों के विकास सहित अन्य परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय से अंडे की रिहाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पे 108 का सही जवाब है सी, कूप उत्तेजक हार्मोन जिम्मेदार नहीं है। मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय से अंडे की रिहाई के लिए कूप उत्तेजक हार्मोन जो है जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। जन्म नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अंडाशय से अंडे की रिहाई को रोकती है? तो 109 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो है इसको रोकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा जो है रोग संचारित रोग नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 111 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, किस जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना शामिल है? तो 111 का सही जवाब है ए ऑप्शन, श्वसन। श्वसन में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना शामिल है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक अणुओं को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती हैं। यह कोशिकाओं के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की रिहाई शामिल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। पोषण के किस तरीके में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन का संश्लेषण शामिल है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, पोषण के किस तरीके में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन का संश्लेषण शामिल है? तो यहाँ पे 112 का सही जवाब क्या है? 112 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्वपोषी पोषण। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तो अब बात करते हैं स्वपोषी पोषण होता क्या है। तो स्वपोषी पोषण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन का संश्लेषण शामिल है। स्वपोषी जैसे पौधे और कुछ बैक्टीरिया अकार्बनिक पदार्थों और प्रकाश जैसी बाहरी ऊर्जा का स्रोत उपयोग करके अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 113 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थल है। क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष अंग है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को पकड़ने के लिए जिम्मेदार वर्णक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, जीवित जीवों में वायवीय श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? तो यहाँ पे सही समीकरण क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, पादप कोशिकाओं में श्वसन किस कोशिकांग में होता है? तो पादप कोशिकाओं में श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और माइटोकॉन्ड्रिया वह अंग है जहाँ पौधों की कोशिकाओं में श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और पोषक तत्वों को एटीपी में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो 116 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, पौधे में कौन सा ऊतक जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो 117 का यहाँ पे सही जवाब है जाइलम। पौधे में वह ऊतक है जो जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, मानव में रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 118 का सही जवाब है लाल रक्त कोशिकाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि मानव के रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए लाल रक्त कोशिकाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, किस जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल अणुओं का टूटना और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण शामिल है? तो यहाँ पे 119 का सही जवाब है सी ऑप्शन चयापचय। सी ऑप्शन सही जवाब है। चयापचय से तात्पर्य उन रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है जो जीवन को बनाए रखने के लिए किसी जीव के भीतर होती हैं। इसमें दो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं, अपचय और उपचय। अपचय में जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरी ओर जो है अनाबोल्जियम में जो है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण शामिल होता है जिसके लिए ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता होती है। इसलिए चयापचय में ऊर्जा जारी करने के लिए जटिल अणुओं को या जटिल अणुओं का टूटना और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होना शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, मानव शरीर में कौन सा अंग नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन गुर्दे इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये अपशिष्ट उत्पाद जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन प्रोटीन जो है चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं और गुर्दे रक्त को फिल्टर करते हैं। इन जो है अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हैं और मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, हाइड्रोजन के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो कौन से सही है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सही है पहला। हाइड्रोजन गैस में द्विपरमाणु अणु होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, विषम का पता लगाइए। अब आपको इसमें विषम का पता लगाना है। तो विषम क्या है? हाइड्रोजन बंधन, ठीक है, सी ऑप्शन। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन दोनों प्रकार के रासायनिक बंधन हैं जिनमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर क्रिया शामिल होती है। वे मजबूत अंतर आणविक बंधन हैं। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड अलग है,
यह एक अपेक्षाकृत कमजोर अंतर आणविक बल है जो एक विद्युत परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से बंधे हाइड्रोजन परमाणु और एक अलग परमाणु में एक अन्य विद्युत परमाणु के बीच होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। सहसंयोजक बंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि सहसंयोजक बंधन में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है। यह गलत है। दूसरा है कि सहसंयोजक बंधन एक धातु और एक अधातु के बीच बनते हैं। यह भी गलत है। अगला है सहसंयोजक बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से उत्पन्न होते हैं। यह सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करती है। क्या करती है? परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित तत्वों को परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो बढ़ते हुए क्रम में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, पहला कार्बन, फिर जो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे 126 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पानी से बर्फ का निर्माण करना जो है एंडोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण है। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है जो अपने परिवेश से गर्मी को अवशोषित करती है और पानी से बर्फ के निर्माण के मामले में पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने और तरल पानी को ठोस बर्फ में बदलने के लिए गर्मी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पर बल देती है। इस ऊर्जा अवशोषण से ही ताप में कमी आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो किसी जो है तत्व का परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। इनमें से विषम का पता लगाना है। तो इनमें से विषम का पता लगाने के लिए अम्लीय विलयन 7 से कम पीएच मान वाले घोल को संदर्भित करता है जो हाइड्रोजन आयनों H+ की उच्च सांद्रता को दर्शाता है, और क्षारीय विलयन जो है 7 से अधिक पीएच मान वाले समाधान को संदर्भित करता है जो हाइड्रोक्साइड आयनों OH- की उच्च सांद्रता को दर्शाता है। इसके अलावा अम्लीय और क्षारीय दोनों विलयन पीएच पैमाने के विपरीत छोर पर होते हैं। एक क्षारीय घोल मूल घोल का पर्याय है और उसी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे जो है विषम है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है? तो यहाँ पे क्षार धातु कौन सी है? सोडियम जो है एक क्षार धातु है, और जो है क्षार धातुएं आवर्त सारणी के समूह पहले में पाई जाती हैं, और ये जो है कम घनत्व और कम गलनांक वाली अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं। इनमें से जो है सोडियम अपने परमाणु क्रमांक 11 के साथ एक नरम और जो है चांदी सफ़ेद धातु है जो आमतौर पर सोडियम क्लोराइड जैसे यौगिकों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 103 में मीथेन का क्वथनांक जो है सबसे कम होता है। तो मीथेन का क्वथनांक सबसे कम होता है क्योंकि यह एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मीथेन की तुलना में इथेनॉल का क्वथनांक जो है अधिक होता है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे अतिरिक्त अंतर आणविक बलों की अनुमति देता है। इसके अलावा
प्रोपेन का क्वथनांक इथेनॉल से अधिक होता है, क्योंकि यह 3 कार्बन परमाणुओं वाला एक हाइड्रोकार्बन है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अणुओं के बीच जो है फैलाव होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। अब चौथा ब्यूटेनॉल तो हो ही जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण पहले समझ लेते हैं। विषमांगी मिश्रण होते क्या हैं? जिनमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होते और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे देखते हैं कि दूध के मामले में यह पानी, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज और विटामिन जैसे विभिन्न घटकों से बना होता है दूध। ये घटक पूरे मिश्रण में जो है समान रूप से वितरित नहीं होते, और जब दूध को बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है तो उन्हें अलग अलग चरणों या कणों के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि यदि आप एक गिलास दूध को कुछ समय के लिए अछूता छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि क्रीम ऊपर की ओर उठ जाती है, जो मिश्रण में अलग अलग चरणों की उपस्थिति का संकेत देती है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दूध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया आसपास के वातावरण में गर्मी छोड़ती है, और दूसरा कथन है कि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया दर बढ़ जाती है, और तीसरा कथन है कि उत्प्रेरक किसी प्रतिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और चौथा कथन है कि एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ 132 का सही जवाब क्या होगा कि पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जबकि उत्प्रेरक जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक संक्रियण ऊर्जा को कम करके रासायनिक प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। वे कम ऊर्जा अवरोध के साथ वैकल्पिक प्रतिक्रिया मार्ग प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पे तीसरे नंबर का जो है कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? तो जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है हैलोजन समूह से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हैलोजन आवर्त सारणी में तत्वों का एक समूह है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और जो है स्टेटिन शामिल हैं। ये तत्व जो है समान रासायनिक गुण साझा करते हैं, जैसे उच्च प्रतिक्रियाशील और स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये जो है हैलोजन समूह कहलाते हैं, और इसमें जो है ये ऊपर के तीनों ही सम्मिलित हैं। इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। अमोनिया संश्लेषण के लिए रेबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो 133 का सही जवाब होगा, तो 134 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, लोहा का प्रयोग किया जाता है। हैबर प्रक्रिया अमोनिया के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया है जो उर्वरकों, विस्फोटकों और विभिन्न रासायनिक यौगिकों के उत्पादन में एक प्रमुख घटक है। इसलिए यहाँ पे लोहा का जो है उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। रासायनिक बंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दे रखा है कि आयनिक बंधन अधातु परमाणुओं के बीच होता है, ये भी सही है। दूसरा है कि सहसंयोजक बंधन में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल है, ये भी सही है। तीसरा है कि धात्विक बंधन दो धातुओं के बीच होता है, ये भी सही है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 136। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। दूसरा है कि सोडियम क्लोराइड पानी में घुलनशील है। तीसरा है कि सोडियम क्लोराइड एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन सही है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एल्केन है? तो कौन सा यौगिक एक एल्केन है? तो एल्केन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन के साथ जो है सबसे सरल एल्केन है, और इसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसके अलावा इथेनॉल और एथीन एल्केन नहीं है।
इथेनॉल और एथीन जो है एल्केन नहीं है, तो यहाँ पे इथेनॉल एक एल्कोहल है और जो है तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि है, और दूसरा है अपचयन इलेक्ट्रॉनों का लाभ है, और तीसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे 138 का सही जवाब क्या होगा कि ऑक्सीजन में एक परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, जिससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है या इससे जुड़े इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो एल्युमिनियम की जो है आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे अधिक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है अम्लता होती है, फिर जो है हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड की, फिर जो है एसिटिक एसिड की, फिर जो है नाइट्रिक एसिड की। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसका निर्माण जो है लाखों वर्षों से मृत पौधों और जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। इनमें से विषम का पता लगाना है आपको कि कौन सा विषम है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से विषम कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। रेडॉक्स प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण का तात्पर्य क्या होता है? तो 143 का यहाँ पे सही जवाब है, ऑक्सीकरण के दौरान प्रजातियों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, जो नकारात्मक चार्ज के नुकसान या सकारात्मक चार्ज में वृद्धि का संकेत देती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न में से किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे 144 का सही जवाब है बी ऑप्शन, हाइड्रोजन का जो है उपयोग जो है अपचायक के रूप में किया जाता है। अपचायक के बारे में समझ लेते हैं। तो अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन दान करता है या किसी प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन से गुजरता है जिससे कोई अन्य पदार्थ कम हो जाता है। हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिससे यह एक प्रभावी अपचायक बन जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित शब्दों को उनकी संबंधित परिभाषाओं से मिलान कीजिए। अणु है, यौगिक है, तत्व है और परमाणु है। तो यहाँ पे 145 में अणु तब बनता है जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ जुड़ते हैं। तो अणु तब बनता है जब दो या दो से अधिक रासायनिक जो है दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जबकि यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है। इसमें एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
अब बात करते हैं यौगिक, दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों से बना पदार्थ जो है यौगिक कहलाता है। बी जो है तीसरे से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 146 का सही जवाब है ऊष्माक्षेपी का जो है उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण करना जो है ऊष्माक्षेपी जो है अभिक्रिया है। और जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, क्योंकि पानी के अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, इसलिए जो यहाँ पे सही जवाब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित शब्दों को उनकी संबंधित परिभाषाओं से मिलान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को उनकी संबंधित परिभाषाओं से मिलान करना है। तो अब देखते हैं 147 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी से मिल गया। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को संदर्भित करते हैं, इससे मिल गया। और प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में धनावेशित होते हैं, तीसरे का पहला होगा। न्यूट्रॉन चौथा। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में धनावेशित तो यहाँ पे सही जवाब होगा इसकी जगह 1 कीजिएगा और इसकी जगह 4 कीजिएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, रासायनिक बंधन में शामिल है। तो रासायनिक बंधन में क्या शामिल है? तो रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण सम्मिलित होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। रासायनिक बंधन उस प्रक्रिया को जो है संदर्भित करता है जिसमें परमाणु यौगिक या अणु बनाने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर अभिक्रिया करते हैं। ज़्यादातर मामलों में रासायनिक बंधन में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान शामिल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों का यह साझाकरण परमाणुओं को एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने की अनुमति देता है, या तो अपने संतुलन कोष को पूरा करके या आधे भरे संतुलित कोष को प्राप्त करके ये लोग अपनी क्रिया को संपन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन को साझा करके परमाणु संयोजक बंध बनाने में सक्षम होते हैं, जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पारस्परिक साझाकरण की विशेषता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अम्ल एक प्रतिक्रिया में प्रोटॉन दान करते हैं। दूसरा है कि क्षार प्रतिक्रिया में प्रोटॉन स्वीकार करते हैं, और अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हमेशा एक उत्पाद के रूप में पानी उत्पन्न करती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। जबकि कई अम्ल क्षार प्रतिक्रियाओं में पानी का निर्माण होता है, ऐसे मामले भी होते हैं जहां अन्य उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो दाब की एसआई इकाई जो है पास्कल होती है, ए ऑप्शन सही जवाब है, जिसे 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में परिभाषित किया गया है।
दाब प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाए गए बल का एक माप है और पास्कल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में दाब को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानक इकाई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान का जो है 69 बीपीएससी के लिए जो पेपर दिया गया तीसरे नंबर का पेपर, वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।